नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह मेरे साथ और सवालों के चक्रव्यूह में आज मेरे साथ हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। जी हां, मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे चौधरी बीरेंद्र और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है आज चौधरी बीरेंद्र। जानेंगे इनसे कि आगे की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और सवालों के इस चक्रव्यूह से चौधरी बीरेंद्र निकलते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। स्वागत है आपका चौधरी साहब। सबसे पहले तो यही कि जितनी उथल पुथल अभी हरियाणा की राजनीति में और खास तौर से कांग्रेस में हो रही है, आपने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया, आपने राज्यसभा से अपना इस्तीफा भी दे दिया, क्या कहेंगे इस सब के बारे में? देखिए, मेरा बड़ा लंबा कांग्रेस के साथ संबंध रहा है। 42 साल मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ और मैंने 11 चुनाव लड़े, सभी कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की कांग्रेस ने पिछले 3-4 साल में अपना स्वरूप बदल दिया और मैं नहीं, हर कांग्रेस के आदमी को ये लगा कि अब कांग्रेस नहीं बल्कि हुडा कांग्रेस बन के रह गई है। इन परिस्थितियों में मैंने बहुत ऐसे सवाल भी उठाए जिससे कि मैं समझता था कि कांग्रेस अपने आप को कुछ ना कुछ ठीक करने के प्रयास करेगी। मैंने मुख्यमंत्री से भी कई बार ये बातें कही कि आप मेहरबानी करके जिस तरीके की आपकी शासन प्रणाली है उसको सुधारें, अदरवाइज ऐसे लगता है कि सब नाराजगी लोगों की बढ़ रही है। और उसके परिणाम आपने देख लिए लोकसभा के इलेक्शन में। हम पहले 9 सीटें जीते हुए थे, अब 1 पे आके रुके हैं। लेकिन आपने आरोप लगाया था कि एक बेटे को जताने के लिए कांग्रेस के बाकी बेटों को हरा दिया। हाँ, ये सही बात है। और यही नाराजगी थी लोगों में कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री भेदभावपूर्ण विकास करेगा, उसके जो विकास की परिभाषा ये हो कि वो एक कोने में ही सब कुछ पैसा लगाए, जो कोई बड़ा शिक्षण संस्था है वो भी वहीं हो, कोई बड़ा एम्स के लेवल का कोई हॉस्पिटल आए, कोई अनुसंधान केंद्र आए वो भी वहीं हो। इस तरीके से सारे विकास की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक जगह पे रखने से हरियाणा में लोगों में नाराजगी थी। और यही कारण बना कि हम तीसरे नंबर पे सिमट गए। आपको लगता है कि रोहतक सीट पूरी फिक्स की गई है, ये पूरा चुनाव फिक्स किया गया? आरोप तो ऐसे भी लगे। नहीं, फिक्स करना देखो ये अलग बात है। ये तो अब, लेकिन रोहतक सीट जीतने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री कौन हो ये सबसे बड़ी बात है। बड़े दिल का आदमी होना चाहिए, उसके लिए लोगों में रिस्पेक्ट हो, लोग उसका सम्मान करें, इसलिए कि ये सबके लिए है। और राजनीति में तो ये बात स्पष्ट है। लेकिन चौधरी साहब, आपके जो अपने लोग हैं और विपक्ष के लोग सभी कांग्रेसी जितने भी हैं वो एक ही सवाल खड़ा करते हैं कि चौधरी बीरेंद्र इसीलिए आवाज उठाते रहे क्योंकि वो खुद सीएम बनने का ख्वाब देखते रहे और ये सपना उनका अधूरा रहा, इसलिए वो इतने मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, मुखालफत तो शैलजा भी कर रही थी, मुखालफत तो कैप्टन अजय भी कर रहे थे, मुखालफत तो किरण चौधरी भी कर रही थी। लेकिन उनके इतने बेबाक तेवर नहीं देखने को मिले ना। तेवर, यही तो बात है। राजनीति में अगर मैं अपराइट हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन को, किसी स्थिति को मुकाबला करने में सक्षम हूँ, तो इसका मतलब राजनीतिक तौर पे मेरा दामन साफ है। और मेरे अंदर साहस भी तभी पैदा होता है अगर मैं भी जिस तरीके से आज की व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हर आदमी को अपने तरीके से उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने साथ जोड़ लिया जिसमें उसके निहित स्वार्थ सिद्ध हों। और ये राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा करुणामय दृश्य मैं कहूँगा। मुझे घिन आती है ऐसी बात से कि मैं ऐसी बात सोचूं, लेकिन ऐसा है। तो इसलिए मैं, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हम राजनीति में कोई घास खोदने थोड़ा है। और बीरेंद्र सिंह का 42 साल का राजनीतिक जीवन है। 2 बार मैंने कांग्रेस को 0 से उठा के और कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया है। तो मैं अगर मुख्यमंत्री की कल्पना कर सकता हूं तो क्यों नहीं। यकीनन मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश और ख्वाब कांग्रेस में तो पूरे नहीं हुए। अब इतने सालों का हाथ का जो साथ था वो आपने छोड़ दिया, कमल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वहां ख्वाब पूरा होगा? अब ये बात आप मुझसे ये तवक्को करें कि मैं किसी राजनीतिक दल को छोड़ के दूसरे राजनीतिक दल में जाऊं और कुछ अपने साथ कुछ शर्तें लेके जाऊं,
वीरेंद्र सिंह का ये राजनीतिक जीवन नहीं है। मैंने तो, आपको याद होगा, पिछले बार श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे भारत सरकार में मंत्री के लिए प्रधानमंत्री जी से कहा और प्रधानमंत्री जी ने मुझे चिट्ठी लिखी कि आपको 17 जून को ओथ दिलाई जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह के लिए आप दिल्ली में रहें, आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना जा रहा है। और हरियाणा के लोगों में एकदम ये खबर गई कि वीरेंद्र सिंह को रेलवे मिनिस्टर बना रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। 5 घंटे पहले, शपथ ग्रहण से 5 घंटे पहले मुझे फिर प्रधानमंत्री का टेलीफोन आता है कि चौधरी जी अब की बार संभव नहीं हो सकेगा। अगर मुझे मेरा स्वार्थ होता और मैं सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करता तो मैं अपनी पार्टी को उस दिन छोड़ता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपको लगता है कि वहां पर मुख्यमंत्री हुड्डा का दबाव था, इसलिए आपको वहां से हटाया गया? बिल्कुल, सिर्फ मुख्यमंत्री हुड्डा ये नहीं चाहते थे कि वीरेंद्र सिंह को वो स्थान मिले। लेकिन हैरानी की बात है, पार्टी हाईकमांड मुख्यमंत्री हुड्डा की इतनी सुनता है, तो फिर हाईकमांड की कौन सुनता है? अब यही तो सवाल है। और अगर आप मुझे ठीक समझें जी, तो मैं ये कहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही कोई सुनने वाला नहीं, जो हाईएस्ट कोर्ट है कांग्रेस की, हाई कमांड जिसको बोलते हैं, और वो अपनी हेल्पलेस नजर आए हाई कमांड, तो फिर वीरेंद्र सिंह के पास कोई चारा नहीं। यकीनन। लेकिन चौधरी वीरेंद्र, आप हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए, बेबाक बोलों के लिए जाने जाते हैं, तो इस सस्पेंस से भी पर्दा उठा दें कि ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी हाईकमांड की कि वो मुख्यमंत्री हुड्डा की हर बात मानने को तैयार नहीं है और वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं। देखिए, बात यह है कि बेबाकी का मतलब ये नहीं कि मैं मर्यादित राजनीति करता हूँ, और मैं कभी, अब आप वहां पर सेफ जोन में रहना चाहते हैं। अब आप उस सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाना चाहते। भी नैतिकता से गिर के मैं राजनीति नहीं करता। तो आप ये कहिए कि मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहां सीएम बनने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। सोनिया गांधी से अभी भी आप अपने रिश्ते ठीक रखना चाहते हैं, भले ही आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सोनिया गांधी जी की बात नहीं है। मैं, मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी बड़ी भूमिका राजीव गांधी जी की रही है, मैं उनको अपना आइडियल माना था, और अब भी मैं उनको अपना एक ऐसा नेता मानता हूं जिसने मुझे विश्वास दिया, और उस विश्वास को मैंने कभी, उनके विश्वास को कम नहीं होने दिया। जो भी जिम्मेवारी कभी लगाई, वही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी उसके बाद भी मैंने कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस से मुझे मिला उतना नहीं जितनी मैं अपेक्षा कर सकता था। अभी क्या हताशा है? आपके अपने कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र राजनीति के उस पड़ाव में हैं, शायद इसलिए अब हताशा बाहर आ रही है, हताश हो गए हैं चौधरी वीरेंद्र। नहीं, हताश की बात नहीं है। बात यह है कि राजनीतिक जीवन में कभी कभी निर्णायक फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये निर्णायक मोड़ है आपकी? ये निर्णायक मोड़ इसलिए है कि 42 साल तक आप एक पॉलिटिकल आउटफिट से जुड़े हों, और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये कहना कि मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी कि मेरी जो आशाएं हैं वहाँ दूसरी जगह पूरी होंगी, ये नहीं। मैंने कुछ मुद्दों को लेके छोड़ी है। मैंने जब देखा कि हरियाणा के 90% लोगों को इस मुख्यमंत्री ने 9 साल तक उपेक्षित रखा है, उन लोगों की भावनाओं की कभी कदर नहीं की। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका राज्यव्यापी एक बेस था, उसको उसने समेट के एक थोड़ी सी जगह पे लेके आ गए। तो ये कब तक चलेगा? मैं 4 साल से कांग्रेस हाईकमांड को यही कह रहा था कि मेहरबानी करके इस पद्धति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री को बदलें। और मैं ये भी नहीं कहता था कि मेरे को ही बनाओ, मैं ये कहता किसी को भी बनाओ आप, लेकिन जिस तरीके से इनकी शैली है, कार्यशैली, उससे कांग्रेस से लोग छिटक रहे हैं, कांग्रेस से नाराज हो रहे हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा के नतीजे रहे वैसे ही परिणाम रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद जितने लोग भी हारे, सभी ने भीतरघात का आरोप लगाया। फिर उसके बाद सभी की महत्वाकांक्षाओं की राजनीति भी हावी हुई। अवतार सिंह बढ़ाना ने अगर छोड़ा तो वो भी हारे हुए थे, अरविंद शर्मा ने छोड़ा तो वो भी हारे हुए थे। आपकी अपनी पर्सनल जो एस्पिरेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी हुई। अभी और लोग भी जो कुछ छोड़, अगर धर्मवीर ने छोड़ा, राविंदर जीत ने छोड़ा, तो कहां, कैसे देखें हम? और फिर आप खुद कहते हैं कि राजनीति में कोई घास खोदने नहीं आता। मैं बता दिया आपको कि घास खोदने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादित राजनीति से हटके घटिया हथकंडे इस्तेमाल करो।
राव इंद्रजीत जो भी बोलते थे उन्होंने यही कहा कि साउथ हरियाणा के साथ ये मुख्यमंत्री अन्याय कर रहे हैं। किसानों की ज़मीनों को जिस तरीके से बाजार की मंडी बना के छोड़ दिया है गुड़गांव को, ये बर्दाश्त नहीं होएगा। किसान को चीट किया गया है, उसके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने भी बहुत कहा, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी पार्टी को अलविदा करना पड़ा, क्योंकि वो भी ये समझ गए थे कि कुछ नहीं होना। क्या कुछ और लोग आपकी जानकारी में हैं जो कुछ और ऐसे अहम चेहरे कांग्रेस से अलग हो सकते हैं? अभी आप 5 मिनट पहले वो शारदा राठौर अमित शाह से मिली, जो बहुत मुख्यमंत्री ये कहते थे कि ये बहुत अच्छी लड़की है, वो भी छोड़ के चली गई। हाँ। अमित शाह जी से मिलने चली गई। हाँ। और ये तो शुरुआत है। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन आचार संहिता लगेगी, हाँ, और चुनाव होते तक, हाँ, कांग्रेसी कोई जिसको हम ये कहते हैं कि जिनके सहारे से कांग्रेस है, बहुत कम ढूंढे मिलेंगे। सिर्फ हुड्डा कांग्रेसी बच्ची मिलेगी। आपने काफी भावुक होकर अपनी स्पीच दी जिस दिन आपने ऐलान किया, आपकी आंखों में आंसू भी नजर आए। वो किस तरह से आप उसे इलेबोरेट करेंगे? क्या आज भी आप उतने ही भावुक हैं जब आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस का हाथ छूट गया? जो आदमी 42 साल से एक राजनीतिक दल से जुड़ा हो, और जुड़ाव भी ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से जुड़ा होने का, गांधी परिवार से जुड़ा हो, सोनिया गांधी जी से जुड़ा हो, राजीव गांधी जी से जुड़ा हो, और जिन्होंने पूरा मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया हो। मैं आई वॉज द रिपोजिटरी ऑफ देयर ट्रस्ट। वही तो सवाल है, 42 साल का रिश्ता, छोड़ते वक्त इतना जुड़ा, इतना आसान नहीं है छोड़ना। मैंने बताया आपको, और भावुक होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ भी हो, कांग्रेस को जिस तरीके से 9 साल में मुख्यमंत्री ने अपनी बापौती बना के छोड़ दिया, ये कांग्रेस बची ही नहीं थी। मैंने भी ये सोच लिया कि जिस कांग्रेस में कांग्रेस नहीं है, जिसमें सिर्फ चाटुकार लोग हैं, जिसमें सिर्फ CLU लाभ लेने के लोग बचे हुए हैं, चाहे वो MLA हैं, मंत्री हैं, वो लोगों के सामने आ गए। और लोग तो शीशा हैं। आप देखना विधानसभा चुनाव में एक एक का हिसाब होएगा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने ये आप कुछ लोगों के लिए टिकट भी मांग रहे थे कांग्रेस में, वो क्या उनको एडजस्ट नहीं किया गया? एक ये भी बड़ी वजह रही कि आपने फिर ये फैसला ले लिया कि अब मैं अलग हो जाऊं, या फिर आपको लगा कि अब ये पड़ाव आ गया है कि अब अलग होके मुझे दूसरी तरफ जाना है? देखिए, हैरानगी की बात यह है कि हरियाणा में जो 4-5 ऐसे राजनीतिक दल हैं, हाँ, जिनके पास वोट नहीं लेकिन नोट हैं। हाँ। और वीरेंद्र सिंह एक ऐसा आदमी है, हाँ, जो अपने साथियों के सहारे, हाँ, जो 30 साल से 35 साल से राजनीतिक तौर पे मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे पास नोट नहीं है, लेकिन वो मेरी शक्ति है। वो जनशक्ति है जिसका मैंने सबूत भी अमित शाह जी, जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो जब जींद में जिस रैली को एड्रेस करने गए थे, उसमें उन्होंने देखा लाखों लोगों की भीड़ थी। और ये इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं राजनीति वो करता हूँ कि मैं कभी राजनीति में कार्यकर्ता नहीं बनाता, मैं दोस्त बनाता हूँ। और मेरे को ये सौभाग्य है कि 1-2% मुझे छोड़ के चले गए, अलग बात है। हाँ। आज भी लोग मेरे साथ खड़े। लेकिन चौधरी साहब, अभी जो रैली हुई जहां पर अमित शाह आए, उस दिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि आपने भी बीजेपी में शामिल होना है, ये ऐलान हो जाएगा। फिर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आपने उसके बाद कह दिया मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। सबने ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि आपने अपनी राज्यसभा सदस्यता को बरकरार रखना था, इसलिए आपने ऐसा किया। कारण ये था, हाँ, कि मुझे पता है, मैं वकील भी हूँ, हाँ, और मैं सांसद भी हूँ, हाँ, कि मुझे राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना है, हाँ, और वो प्रक्रिया जब पूरी करूँगा तो मैं सदस्यता ग्रहण करूँगा। ये टेक्निकल चीज़ है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि स्टेज से तो हमने हजारों साथियों ने ऐलान किया, हाँ, और मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन जिसको प्रोसीजरल जो बात है, हाँ, मेरे MP होने के नाते मेरा ये था कि मुझे पहले राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दें,
फिर मैं सदस्यता ग्रहण करूं, यही फर्क था। क्या बात है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र को एक रिश्ता छूटने का खेद जताया जाए या फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत पर उन्हें बधाई दी जाए। बहरहाल एक सफर खत्म होता है तो नया सफर जरूर शुरू होता है। लेकिन अब बीजेपी के साथ, क्योंकि एक आइडियोलॉजी के साथ आपने 42 साल काम किया, बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, कैसे उसमें चौधरी वीरेंद्र जैसा कदावर नेता अपने आप को फिट करता है? देखिए, वैसे तो 65 साल की जो देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें जो भी राजनीतिक दल हैं, लेफ्ट से लेके सीपीआई सीपीएम और राइट तक बीजेपी और कांग्रेस, जहाँ तक आइडियोलॉजिकल बात है, सब में डाइल्यूशन आया है। लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित था और मुझे उस विचारधारा का जितना ज्ञान था वो अब भी है। अगर आप देखें 15 अगस्त को मोदी जी ने जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया है, उसमें उन्होंने एक सेंटेंस में सारी फिलॉसफी को डिस्कस कर दिया। वो क्या कि अब समय है जातिवादी ताकतों से लड़ने का, अब समय है क्षेत्रवाद की जो ताकतें हैं जो क्षेत्रवाद पैदा करती हैं उनसे लड़ने का, अब समय है शांति को कायम करके विकास की तरफ जाना, उसमें सांप्रदायिक जो ताकतें रुकावट बनती हैं उनसे लड़ने का। तो आप ये मान के चलें कि जब आप सत्ता में हैं तो आपकी विचारधारा देशव्यापी है, आप उसको अपने दायरे तक नहीं रख सकते, उसको व्यापक रूप देना पड़ता है। वही सवाल है ना चौधरी साहब, 42 साल आप उसी बीजेपी की आइडियोलॉजी को कोसते रहे, आज उसी आइडियोलॉजी को आप अपनाने जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वो सत्ता में। क्या सभी लोग इसीलिए बीजेपी का रुख कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में है? देखिए, मैं आइडियोलॉजिकली मेरी जो कमिटमेंट है वो हैं, और मैं आज मैंने आपको इसीलिए तो ये आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि मोदी जी की ये 2 लाइनें अगर आप लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया है उसको अगर आप समझती हैं तो देश का प्रधानमंत्री बनना और देश में उस पार्टी का शासन होना जिसको बीजेपी आप बोल रहे हैं, तो वो विचारधारा राष्ट्र व्यापक होती है, वो पार्टी तक सीमित नहीं रहती। और जो चीजें हैं अगर आपको विकास करना है, कांग्रेस में भी ऐसा ही था। कांग्रेस ने ये सवाल नहीं आता था कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से केरला में पिछले 30 साल से समझौता किया हुआ है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जो संस्था सांप्रदायिक हो उसको कांग्रेस 30 साल से लेके चल रही है? लेकिन नहीं, उसमें भी कुछ बात थी। तो ये मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो देश की नैया को चलाएगा, जो उसका मुखिया होगा, उसको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्र महत्व की चीजें हैं जिसमें आम सहमति राष्ट्र। सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो बीजेपी पर भी तो आरएसएस का दबाव देखा जाता है, वहां पर भी तो कुछ इस तरह की हार्डकोर आइडियोलॉजी देखी जा सकती है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, लेकिन हम बात करेंगे अब हरियाणा की राजनीति की, क्योंकि आप हरियाणा से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति का बदल रहा है, विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम वक्त अब बचा है, दल बदल की राजनीति इस वक्त बेहद हावी है। इस वक्त आप हरियाणा की राजनीति को किस नजर से देखते हैं? देखिए, हरियाणा की राजनीति में 2 बहुत बड़े एब्रेशंस आए हैं जिनको ये इलेक्शन खत्म कर देगा। एक तो 48 साल हो गए हरियाणा बने। क्या होता था कि जिस आदमी को आपने टेस्ट करके रिजेक्ट कर दिया, दूसरे को इलेक्ट कर लिया, उसको आप फिर रिजेक्ट करते हैं और फिर जो रिजेक्टेड है उसको फिर इलेक्ट करते हैं। तो ये एक वोटर की हेल्पलेसनेस थी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज हम इस स्थिति में हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में उभर के आई है, और भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है, मैं ये सही, इसमें कोई 2 राय नहीं कि उनका आधार शहरों तक सीमित था, लेकिन अब 8 में से 7 सीटें जो वो जीते हैं तो उससे जन आधार तो बढ़ा ही बढ़ा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मौका मिला है कि अपने खुद के पैरों पे खड़ी होके वो अपनी सरकार बना सकें।
लेकिन चौधरी साहब, बीजेपी का भी जो ओरिजिनलिटी थी वो कहाँ रही? सब तो कह रहे हैं कि कांग्रेसीकरण हो गया बीजेपी का। लोकसभा चुनाव में भी यही था, कुछ पैराशूट आ गए, कुछ बाहर से आ गए, और अभी भी जितने भी बीजेपी में जा रहे हैं सब कांग्रेस के ही लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आप इनेलो से भी बहुत लोग गए। हाँ, तो और दूसरे दलों से भी गए हैं। बात ये नहीं, जब आप खुद मानते हैं कि बीजेपी का जनाधार अगर देहात में कम है, उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसमें एक ये भी है कि जो किसान वर्ग है उसको बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है, और उस जोड़ने का जो प्रोसेस है उसमें वीरेंद्र सिंह भी एक हिस्सा बन गया। चलिए, आप क्या चुनाव लड़ेंगे अब बीजेपी की टिकट से? मैं आज के दिन तो ये नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेगी, अगर मुझे कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो मैं लड़ने को तैयार हूं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो उसके दूसरे मतलब निकाले जा सकते हैं। इसलिए मैं आई लीव इट टू दी पार्टी हाईकमान। लेकिन आप अपनी राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ रहे हैं, आप नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सीएम बनने के पहले ही कैंडिडेट वहां पर बहुत हैं, और सीएम बनने की ख्वाहिश आपकी भी रही है। अब इस के बीच आप खुद को कहां देखते हैं? क्या आपने अपने लिए सेट किया है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी कोई पार्टी में जाते वक्त कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि मुझे आप सीएम बनाए तो मैं आऊं। ये नहीं है। मेरी ताकत जो है, मेरी ताकत पे मुझे भरोसा है। नहीं, लेकिन जो जगह आपको कांग्रेस में नहीं मिली वो जगह बीजेपी में मिले, इस पर तो बात हुई है। नहीं, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि मेरी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन अगर पार्टी को मेरे से लाभ होएगा तो कौन है आंख बंद करके कोई फैसले नहीं लेते। लेकिन मैं ये बात मान के चलता हूँ कि मेरी इतनी लंबी राजनीति रही है, मैं किसी शर्त के कारण किसी पे कोई दबाव कायम नहीं है। लेकिन गिव एंड टेक रिलेशनशिप तो जरूर है। अगर उनको आपसे लाभ होगा तो आपको भी उनसे लाभ होगा। नहीं, मेरे को क्या लाभ होगा? मैं तो आज इस स्थिति में हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ, और उनकी संख्या कोई सैकड़ों में नहीं, हजारों में जो मेरे साथी हैं, जो बहुत लंबे समय। लेकिन कुछ आपके लोगों की जो टिकट की बात थी, जो कांग्रेस में भी आप कर रहे थे, उनकी बात तो आपने बीजेपी में रखी है। हाँ, रखेंगे और सीधे तौर पे रखेंगे कि हमारे अगर सक्षम हैं तो उनको जरूर एडजस्ट किया जाए। ये कहा जाता है कि बीजेपी के पास आपके कद का कोई बड़ा जाट नेता नहीं था, अब वो कमी बीजेपी की पूरी हुई है, क्या कहते हैं आप? ये तो देखो, आपने ये तो एनालाइज आपने करना है। मैं अपने कद को वैसे ही मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, ये ऐसे नहीं होता। नेता तो या तो लोग बताते हैं और या जो राजनीति से जुड़े हुए, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना मैं नहीं मानता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे आने से बहुत बड़े स्तर पे ग्रामीण अंचल में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। हाँ, हजका बीजेपी का अलायंस खत्म हो गया, एक रिश्ता वो भी खत्म हो गया, इससे क्या समीकरण बदलेंगे, आप क्या सोचते हैं? मैं शुरू से एक बात कह रहा था कि हजका को गठबंधन का हिस्सा बना रहना चाहिए। इसमें हजका को भी फायदा है और बीजेपी को भी फायदा। हजका को ज़्यादा फायदा था, बीजेपी को भी फायदा था। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने आप को अलग किया है, वो ठीक है। वो उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं कि मेरे को दबाया, मेरा गला घोटा। ये हमेशा यही लैंग्वेज यूज़ होती है जब किसी पार्टी को आप छोड़ते हो। कोई ये नहीं कहता जी मेरा गला बिल्कुल नहीं घुटा तब भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ पॉलिटिकली कुलदीप बिश्नोई जी का हजका का अलग करना राजनीतिक तौर पे उनको इसका लाभ नहीं होएगा, नुकसान होगा। लेकिन जितनी खींचतान बीजेपी में सीएम कैंडिडेट को लेकर हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के पास फिर सीएम चेहरा कौन? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। देखिए, मेरा सीधा इसका जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और उसमें अनुशासन। आप बिल्कुल बीजेपी के रंग में ढलकर बात करने लगे चौधरी वीरेंद्र। नहीं, मेरी आगे की सुनोगे तभी तो। कहिए। तो अनुशासन का जो मैसेज है वो जितना स्ट्रांगली बीजेपी में कोई भी कार्डर बेस्ड पार्टी हो, कम्युनिस्ट हैं वो भी ऐसे ही हैं, और कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक मूवमेंट है,
उसमें अनुशासन है, लेकिन उस सीमा तक नहीं। तो मेरा कहने से अभिप्राय ये है कि अगर 6 लोग ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा, उसमें बुराई क्या है? बोलने दो उनको, कहीं ना कहीं उनको लाभ होएगा, बीजेपी को अल्टीमेटली लाभ होएगा। कोई ये कहे कि साहब मैं तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं। पर चौधरी साहब, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। क्या पैराशूट कोई कैंडिडेट आएगा? क्योंकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि हम नाम तो अनाउंस करेंगे नहीं इलेक्शन से पहले। अच्छी बात की उन्होंने, ये सही फैसला है, क्योंकि खींचतान बहुत ज्यादा है। नहीं, खींचतान की बात नहीं, बीजेपी को इससे लाभ होएगा। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस भी कभी ऐसा नहीं करती। मैं तो कांग्रेस में रहा हूं, कभी भी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। ये बात अलग है कि सत्ता में हैं आप और इलेक्शन आ गया, तो ये धारणा ये बन जाती है कि जो है वही आगे चलेगा। अदरवाइज मैं 7 स्टेट का तो इंचार्ज रहा हूँ, 6 तो चीफ मिनिस्टर मैंने बनाए हैं, तो कभी भी हमने कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया। चलिए, मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब आगे अपने लिए आपने क्या सोचा है? राजनीतिक सफर अब आपका किस पड़ाव पर बीजेपी में शामिल होने के बाद जाएगा? जिस जगह की तलाश आपको कांग्रेस में थी वो जगह नहीं मिली, क्या बीजेपी में वो जगह आपको मिली? देखिए, बात यह है कि एक तो मुझे तलाश की बात जो आपने कही, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा सीधा एक फंडा है, जिसको आप मानो ना मानो, मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीतिक जो व्हीकल है, वाहन है, वो उससे बड़ा कोई व्हीकल दुनिया में, दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला कोई नहीं होता। कोई कितना बड़ा साधु महात्मा हो, कितना ही बड़ा फिलोसोफर हो, कितना ही बड़ा एजुकेशनिस्ट हो, सबसे बड़ा वाहन, राजनीतिक वाहन, वो अगर आपको मिलता है तो आप लोगों की तकदीर तस्वीर बदलने के साथ साथ आप उस वाहन के ड्राइवर हो तो और भी अच्छा, नहीं भी हो तो आप दिशा दे सकते हो। अगर आप में आप इतने सक्षम हैं, आपकी इस मॉरल अथॉरिटी इतनी है, आपके पास जन समर्थन इतना है, तो भी आप उनको दिशा दे सकते हो। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाला जो ये चुनाव है और इसके बाद जो सरकार बनेगी, वो युवाओं की भावनाओं के अनुसार सरकार बनेगी और उनकी भावनाओं को जो कदर करेगा वो आगे राजनीति में रहेगा, वरना कोई टिकेगा नहीं। बेहतर। लेकिन चौधरी बीरेंद्र की जो बात मैंने पूछी थी, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप आगे अपने लिए क्या सोचते? मैंने बता दिया कि आप मुझे ये मान के चलें कि वीरेंद्र सिंह अपने साथियों के सहारे जिंदा है, वही उसकी ताकत है और वो उसी ताकत को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बेबाक चौधरी बीरेंद्र एक नए राजनीतिक सफर के लिए तो आगे बढ़ चुके हैं, कितने कमल इनके राजनीतिक सफर में खिलेंगे ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।